आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। 150 डिवीजन्स में 149 डिवीजन्स के नतायज जारी हो गए हैं और एक डिवीजन नेरदमेट के नतीजे को अदालत की मुदाखलत के बाद रोक दिया गया है, जहां TRS पार्टी को सबकत हासिल है। TRS पार्टी ने इन इंतखाबात में 55 डिवीजन्स में कामयाबी दर्ज कर ली है। बीजेपी को 48 और मजलिस को 44 डिवीजन्स में कामयाबी मिली है, जबकि कांग्रेस को 2 डिवीजन्स में जीत मिली है। आज बीजेपी, TRS और MIM तीनों के दफातर पर जश्न का माहौल रहा। हालांकि इन इंतखाबात में TRS पार्टी को 44 सीटों का नुकसान हुआ है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद TRS के पास इतने नंबर्स हैं, अगर वो एक्स ऑफिशियो जो उनके पास वोट्स है उसको मिला लें तो TRS आसानी से मेयर और डिप्टी मेयर बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के बना सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में गैर मुतवक्को तौर पर बीजेपी ने 48 डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने TRS को सख्त मुकाबला देते हुए उसके कब्जे से सीटें छीन लीं, जबकि मजलिस अपनी नशिस्तों को बरकरार रखने में कामयाब हो गई। बीजेपी की लहर से सिर्फ TRS को नुकसान पहुंचा, जबकि मजलिस ने अपनी ताकत को बरकरार रखा, बल्कि रायदही के तनासुब में गुज़िश्ता के मुकाबले में यानी 2016 के मुकाबले में इजाफा किया। 2016 के इंतखाबात में बीजेपी को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ 4 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस मरतबा बीजेपी ने अपनी ताकत को कई गुना इजाफा करते हुए 48 यानी पिछले बार के मुकाबले में 44 सीटों में इजाफा किया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले 24 असेंबली हलकों में सिर्फ गोशा महल असेंबली हलके से कामयाबी मिली थी, जबकि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को सिकंदराबाद लोकसभा में कामयाबी मिली थी। लेकिन इस मरतबा GHMC के इंतखाबात में बीजेपी ने मजलिस के कब्जे में रहने वाले असेंबली हलकों को छोड़कर बाकी तमाम असेंबली हलकों में चंद एक डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की।
इस मरतबा बीजेपी के आला कायदीन बशमूल पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के अलावा मरकजी वज़रा अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरों ने हैदराबाद में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काफ़ी दौड़ धूप की थी। इलेक्शन लगाए और जितने पब्लिसिटी में जितनी TRS पार्टी करोड़ों रुपए खर्च किया है और पुलिस इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से काम नहीं किया। बराबर हम आपके सामने जनता के सामने पिटिशंस भी लगाए, फिर भी हमारा 4 सीट था, अभी हम 50 सीट तक पहुंच गए। TRS पार्टी वो 99 सीट से वो 54 सीट्स तक कम हो गया, मजलिस पार्टी का भी कम हो गया। हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो एग्जिट पोल का सर्वे हो। सर, पूरा चुनाव ओवैसी के और MIM पे आपने अटैक किया, लेकिन ओवैसी के घर में आप सेंध नहीं लगा पाए, TRS को डेंट किया। नहीं, हम सिर्फ ओवैसी को टारगेट नहीं किया है, हम सरकार के खिलाफ, बाप बेटे के सरकार के खिलाफ, फैमिली सरकार के खिलाफ हम इश्यू लगाए थे। अलग अलग इश्यू उठाए, सिर्फ मजलिस पार्टी हमारा टारगेट नहीं था। मजलिस पार्टी जरूर हमारा टारगेट है, मगर सिर्फ मजलिस पार्टी नहीं है। मजलिस पार्टी TRS पार्टी मिलजुल के इलेक्शन चुनाव लड़े, इसलिए उनके खिलाफ हम बोलना पड़ा है। सर, आपकी क्या अमित शाह जी से कोई बातचीत हुई? कोई आपने उन्होंने रिपोर्ट आपसे पूछी, क्या स्थिति है? कोई सेंट्रल लीडरशिप से कोई बातचीत अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट्स अभी कुछ 4-5 सीट्स अभी डिस्प्यूट है। डिक्लेयर करने के बाद भी इन्फ्लुएंस लगा के MIM पार्टी TRS पार्टी घोषणा नहीं कर रहे। अकाउंट होने पूरा अकाउंट करके भारतीय जनता पार्टी लीड आने के बाद भी घोषणा नहीं कर रहे। मेयर सीट के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? अभी चर्चा नहीं किया है, हम कल अभी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, पूरा आने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठ के बातचीत करके आने वाले दिन में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्लेम करना नहीं करना, क्योंकि हमारा सीट्स सिर्फ 50 है, प्लस MLA 2 MLC 1 MP 53 होता है। मगर TRS पार्टी जीत हुआ हैदराबाद के अंदर, ये तेलंगाना आवाम का ये मनोगत आज दुब्बाके में भी बीजेपी जीत है। आज तेलंगाना में 50 सीट जीतना और TRS को 50 सीट आज कमती होना, ये जिम्मेदारी KCR और KTR का, दोनों बाप बेटे किस तरह इस तेलंगाना को लूट लिए हैं और परिवार वाली शासन जो चला रहे, लोग तबाह हुए। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास का मुद्दा और गरीब लोगों का जो योजना बना रहे, उसके ओर देख रहे। और मेरा ख्याल से ये सरकार 3 साल चलने वाली नहीं है। कभी भी अगर आज हमारे तेलंगाना के चुनाव है, बीजेपी उसको लिपटने के तैयार है। ये बोलिए, हैदराबाद का ऐसा क्या फोकस था जो नेशनल बीजेपी के पूरे लीडर्स यहीं पर फोकस करे हुए थे? हैदराबाद का क्या था वो? ये हैदराबाद ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, 1 करोड़ आबादी का लोगों का। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात में तवक्को के मुताबिक नताइज बरामद नहीं हुए। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद KTR ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें मौजूदा सीटों के अलावा मजीद 20 से 25 नशिस्तों की तवक्को थी। एग्जिट पोल ने भी TRS की शानदार कामयाबी की पेशकयासी की थी। उन्होंने दावा किया कि 10 से 15 सीटों पर मामूली वोटों के फ़र्क से पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई। BN रेड्डी कॉलोनी में TRS उम्मीदवार को सिर्फ 18 वोटों से शिकस्त हुई। मौलाली में 200, एडिकमेट और मलकाजगिरी में 70 वोटों के मामूली फ़र्क से TRS उम्मीदवार हार गए। उन्होंने TRS पार्टी को कामयाब बनाने वाले अवाम और पार्टी कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नताइज का जायज़ा लिया जाएगा। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో గత 15-20 రోజులుగా పార్టీ ఆదేశం మేరకు ప్రతి డివిజన్ కి విచ్చేసి విశేషమైన కృషి చేసిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ, నాయకులందరికీ, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నాయకత్వం మొత్తానికి, సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రత్యేకంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం పనిచేసిన సోషల్ మీడియా వారియర్స్ కి, పేరు పేరున పనిచేసిన ప్రతి కార్యకర్తకి, పేరు పేరున పనిచేసిన ప్రతి నాయకుడికి ముందుగా పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులకి ఓటు వేసి
వచ్చి ఓటు వేసి ఆశీర్వదించిన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఓటరు మహాశయులందరికీ, సోదరులకి సోదరిమణులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు వారికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఫలితం మేము ఆశించిన విధంగా రాలేదు. మరొక 20-25 సీట్లు అదనంగా వస్తాయి, తప్పకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన దానికంటే ఇంకో 20-25 సీట్లు వస్తాయని చెప్పి మేము ఆశించినాం. మీరు ఎన్నికల कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने जीएचएमसी के इंतखाबात में कांग्रेस जिम्मेदाराना रोल अदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में मीडिया ने यकतरफा अंदाज में रोल अदा किया। रेवंत रेड्डी ने सहाफियों से बात करते हुए वाजे किया कि उनकी पार्टी की शिकस्त के लिए जीएचएमसी के शहरी जिम्मेदार नहीं है बल्कि मीडिया जिम्मेदार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात टीआरएस और अपोजिशन बीजेपी ने दौलत की ताकत के बल पर मीडिया को खरीद लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सियासी जमातों के लिए मुहिम चलाई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 138 साल तारीख में फतेह और शिकस्त दोनों का सामना किया है, लिहाजा जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस पार्टी के कैडर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही दोबारा इख्तिदार में आएगी। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन बेकार है, अवाम की रुकूमत को ज़ाय कर रहा है और ये बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के इशारों पर नाच रहा है। మాజీ ముఖ్యమంత్రి తేజస్వి సూర్య ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే భారతీయ జనతా పార్టీ మొత్తం దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తెచ్చుకోరు. ఇక వాళ్ళ తరఫున రానోడు ఎవడా అంటే ట్రంప్ ఒక్కడే రాలేదు. ట్రంప్ వస్తే ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్న మోడీ మొత్తం టీం వచ్చేసినట్టే. దాదాపుగా 750 కోట్లు టీఆర్ఎస్ పెడితే 350 కోట్లు బీజేపీ పెట్టింది. అనా పైసా లేకుండా కార్యకర్తల శ్రమతోని మేము పనిచేస్తే మమ్మల్ని అభినందించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మేము చచ్చిపోయినామని మీడియా శాపనార్థాలు పెట్టుడేంది? ఏం స్థానాలు మారినాయి? ఉన్న స్థానాలు ఎక్కడనే ఉన్నాయి. పర్సెంటేజ్లో మేము మెరుగుకున్నాము, సీట్లలో మెరుగైనాము, పర్సెంటేజ్లో మెరుగైనాము 2016 కంటే. ఇవాళ మా కార్యకర్తలు మాత్రమే చేసారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ఎన్నికల్లో ఒక ప్రధానమంత్రిని ఎదుర్కొన్నారు, ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఎదుర్కొన్నారు, కేంద్ర మంత్రులను ఎదుర్కొన్నారు, రాష్ట్ర మంత్రులను ఎదుర్కొన్నారు, ఎంపీలను ఎదుర్కొన్నారు. మా కార్యకర్తలు భుజాలు కాయలు కాసేటట్టు ఎన్నికలను ఎదుర్కొని కాంగ్రెస్ పార్టీ మనోస్థైర్యాన్ని కోల్పోతుంది. शबरील साहब, जो जीएचएमसी इलेक्शन में कांग्रेस जो है मुजाहरा बेहतर नहीं करी और कुछ सीट नहीं ले सकी, कि इसका रीज़न क्या हो सकता है? कांग्रेस ने मुजाहरा तो बहुत अच्छा किया है। 2 सीट पहले थे, 3 तो आ गए, और एक भी शायद आएंगी। 4 सीट के करीब हम पहुंच चुके हैं और अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। परसेंटेज हमारा 10% 2016 में था, अभी तो 15 से 16 के करीब हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो देखने की बात यह है कि एक तरफ मोदी जी क्या कभी जीएचएमसी यानी म्यूनसिपल इलेक्शनों के लिए कॉरपोरेशन का प्राइम मिनिस्टर आना ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है। नंबर 2 देश का होम मिनिस्टर, तो नंबर 1 बीजेपी का लीडर प्राइम मिनिस्टर से लेके 100 नंबर तक सारे लोगों को उतार दिया गया, पूरे रियासतों के लोगों को उतार दिया गया, नोटों के थैलों के थैले उतारा गया, लिक्कर्स बाज़ार में मोहरियों में बहरी थी एक तरफ, दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर उनके सारे मिनिस्टर, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे चेयरमैन, सारे काउंसलर नोटों के साथ, शराब के साथ, लिक्कर के साथ वो लोग भी धूम मचा दिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वर्कर कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ आवाम की मोहब्बत थी, उससे आज 10 से हम 12% तक लाए। कांग्रेस के लिए हार जीत नहीं है। आपको मालूम है सूरज ग्रहण जब आता है तो अंधेरा आता है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर सूरज अपने जलाल में आ जाता है, चांद ग्रहण आता है फिर चांद अपने जलाल में आता है। ये भी कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों के लिए सूरज ग्रहण में है, थोड़ी कमज़ोर हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि कांग्रेस में नई ताकत के साथ बहुत उभरेंगी और हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी 2 एमपी से कहाँ तक पहुँची
पहुंची। टीआरएस पार्टी 2009 में इलेक्शन लड़ने के लिए डर के भाग गई जीएचएमसी में, तो इससे कांग्रेस पार्टी इख्तियार पे बहुत अच्छे मेजॉरिटी से फिर वापस आएंगे। शबरील साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जबकि पॉलिटिकली तौर पे इतना बड़ा हाइप किया गया यहाँ पे इलेक्शन के अंदर, कांग्रेस पार्टी तरफ को ऐसी लीडरशिप नहीं रही जो मुकम्मल तौर पे लीड करते हुए एक अच्छे फिगर को लेके आ सके। तो उसके ऊपर हम लोग हाईकमांड से बात करके कहेंगे कि भाई हमारे हार के क्या कारण है, क्यों हम परफॉर्मेंस और बेटर नहीं कर सके। उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत जल्द हाईकमांड इस बारे में गौर कर रहा है, उसके ऊपर हम विश्लेषण मतलब इसके ऊपर तजज़िया भी हम कर रहे हैं। शबीर, लास्ट क्वेश्चन है, ये रीज़न क्या है जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था कांग्रेस कमेटी के अंदर कैंडिडेट और जो लीडरशिप के दरमियान? देखिए, अभी रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो कांग्रेस के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और मीडिया बुरा ना माने, हमारे को जगह ही नहीं दिए। रोज़ाना मोदी साहब आ जा रहे, अमित शाह आ जा रहे, स्मृति ईरानी आ रही, इधर केटीआर साहब, केसीआर साहब, सारे 9-10 पेज में 9 पेज तो पूरे उन्हीं लोगों को है। हम लोगों को कहीं कहीं कोने में मिलाया नहीं। डे वन से दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाकर कहा कि भाई टीआरएस कांग्रेस को आइसोलेटेड कर दो, मीडिया में पेपर में कहीं आना ही नहीं, लड़ाई हम दोनों की है, वो कामयाब हो गए। इलेक्शन करवाना सही बात नहीं है, न वोटर लिस्ट सही है, न नए बूथों को मुकर्रर करने की जो तरीका था वो सही नहीं है, और कई ऐसे मसले जो सामने आए हैं, इश्यूज जो सामने आए हैं, इससे साफ होता है कि बिना तैयारी के इलेक्शन कमीशन आगे आई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से वायलेशन हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जब उनको इनके नॉलेज में ये ले गया कि इसका वायलेशन हो रहा है, पार्थ सारथी साहब ने कहा कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया सारे फ्लेक्सेस को निकालने की। कोई ऑफिसर हैं विश्वजीत, उसके बावजूद उस ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर से कि आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको अमल नहीं करने पर उस ऑफिसर के ऊपर क्या कार्रवाई आप लेना चाहते हैं। और कई ऐसे गलतियां हुई हैं जिसके उन ऑफिसरों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं लेते हैं तो सही माने में इलेक्शंस नहीं हो सकते। दूसरी बात, कल बीच रात में एक ऑर्डर दिया है जिसको वो जो स्वास्तिक स्टैंप लगाने के बजाय कोई और चीज़ लगाकर किया है। पूछने पर बताते हैं कि ये हमारे पावर्स में के है बात, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन के मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा इलेक्शन कमिश्नर समझते हैं तो इससे बढ़ के गलत और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और उससे हटके आखिरी 1 घंटे में जो वोटों की तादाद परसेंटेज को जितना बढ़ाकर बताया है, इससे भी लोगों को शक होता है। बैलेट बॉक्सेस पे उनके नंबर, इलेक्शन कमिश्नर ने एक अंग्रेजी पेपर के इंटरव्यू में कहा कि उस पर नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार उसको पेंट करने से नंबर, इनग्रेव किया हुआ नंबर नज़र नहीं आता। तो ऐसे बॉक्सेस को लेकर आप किस तरह से इलेक्शंस करवाते हैं? आप जब ईवीएम से करवाते हैं उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। इसके ऊपर बैलेट बॉक्स पर कम से कम नंबर नहीं है, ऐसे बैलेट बॉक्स को आप हटा देना चाहिए। तो ये सारा मामला, और पैसा किस तरह से बांटा गया, 1000 2000 एक वोट के लिए शराब का जितना इस्तेमाल हुआ, और सरकार ने अपने पैसों से लोगों को फ्लड रिलीफ के नाम पर इलेक्शन को सामने रखते हुए जिनका नुकसान भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों को भी पैसा देकर इस तरह से वोट खरीदने की। टीआरएस पार्टी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 4 मुस्लिम उम्मीदवार दोबारा मुंतखब हो गए हैं, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द उम्मीदवार भी शामिल हैं। कामयाबी हासिल करने वालों में जीएचएमसी के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी शामिल हैं, जिन्हें बोराबंडा डिवीज़न से दोबारा कामयाबी मिली।
दीगर कामयाबी हासिल करने वालों में कोंडापुर डिवीजन से शेख हमीद पटेल, अल्लाहपुर डिवीजन से सबिया बेगम और चिंतल डिवीजन से राशिदा मोहम्मद रफ़ी शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में जीएचएमसी के मेयर बीर राम मोहन की बीवी बी श्रीदेवी को कामयाबी मिली। उन्होंने चिरलापल्ली बल्दी डिवीजन से टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था। बी श्रीदेवी ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र गौड़ को शिकस्त दी। इस डिवीजन से 2016 के इंतखाबात में मेयर राम मोहन ने कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा राम मोहन ने मुकाबला नहीं किया। इस डिवीजन से अपनी बीवी श्रीदेवी को उम्मीदवार बनाया था। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की लहर में कई टीआरएस के सीनियर कॉर्पोरेटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं उप्पल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकने असेंबली बी सुभाष रेड्डी की बीवी स्वप्ना रेड्डी को भी शिकस्त से दोचार होना पड़ा। हबशीगुड़ा डिवीजन से बीजेपी उम्मीदवार चैतन्या ने टीआरएस उम्मीदवार स्वप्ना को शिकस्त दे दी। तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात में कांग्रेस के इंतहाई नाखिस मुजाहरे और हजीमत आमेज शिकस्त के बाद पीसीसी के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी के मायूस कुन मुजाहरे की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया। कांग्रेस को सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। अपने इस्तीफा का मकतूब उत्तम कुमार रेड्डी ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी को रवाना कर दिया। फरवरी 2015 में उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुकर्रर किए गए थे। उनकी क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्राम पंचायत, बल्दियात और कॉरपोरेशनों के इंतखाबात के अलावा 2018 के असेंबली इंतखाबात और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में कुछ हद तक कामयाबी मिली थी और वो खुद भी नलगुंडा पार्लिमानी हल्के से मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसिल पार्टी की शिकस्त के बाद कांग्रेस के कायदीन की जानिब से क़यादत की तब्दीली का भी कई दिन से मुतालबा किया जा रहा था। समझा जाता है कि पार्टी कायदीन की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी से इस्तीफ़ा पेश करने का मुतालबा शुरू होने से कबल ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6.5 करोड़ 57 लाख के पार हो गई, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 15,15,873 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 95,71,559 हो गया, जबकि 1,39,188 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,72,123 हो गई है, जबकि 1,467 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 631 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 8,826 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद में जारिया माह की 9 तारीख को बैरूनी अहम शख्सियात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वजारत ख़ारजा तकरीबन 80 ममालिक के सफ़रा और हाई कमिश्नर्स के दौरे का इंतज़ाम कर रहा है, ताकि मुल्क में उन बैरूनी सफारती ओहदेदारों को अहम तहकीक और तरक्याती सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एडवांस टीम बशमुल चीफ प्रोटोकॉल नागेश सिंह, IFS और रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, ताकि इन अहम शख्सियतों के दौरे के सिलसिले में इंतजामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये अहम शख्सियात भारत बायोटेक लिमिटेड और बायोलॉजिकल लिमिटेड का दौरा करेंगी। ये सनती यूनिट्स मुल्क में कोविड-19 के टीके की तैयारी का काम कर रही हैं। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि उन अहम शख्सियतों के दौरे के दौरान कोविड के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएँ। 5 आला से लैस बसें, खुसूसी तिब्बी टीम को तैयार रखा जाए। प्रेजेंटेशन में टीके की तैयारी और सरबराही की सलाहियतों का इजहार किया जाए और साथ ही फार्मासिटी और जिनूम वैली की तफसीलात भी फराहम की जा सके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सियासी उमूर विकास राज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी TR&B सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनते जयेश रंजन के अलावा दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। किसान मुखालिफ ज़राई कानून को मनसूख करने और बरखी के कानून में की गई तरमीम को वापस लेने का मुतालबे पर दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में 5 दिसंबर को गन पार्क पर अखिल भारतीय किसान जदोजहद कमेटी तेलंगाना की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बाएं बाजू के कायदीन, अवामी तंजीमों के कायदीन और जहदकार शिरकत करेंगे। इस एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की गई है। 8 दिसंबर को तमाम अजला की शाहराहों का मुहासरा किया जाएगा, जिसकी अपील ये कमेटी ने की है। सब लोग आए हैं। आज दिन में सबकी निगाह है, सबकी सोच है कि भाई कल क्या, कल एक मीटिंग होने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं इसका उत्तर, कल कुछ खास नहीं। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि सरकार ने अभी सुनना भी शुरू नहीं किया। बातचीत कब होती है? बातचीत तब होती है जब आप अपनी बात कहो, मैं सुनूं, मैं अपनी बात कहूं, आप सुने। तो अभी तक सरकार ने सुना भी नहीं है कि किसान चाहते क्या। किसानों की तरफ से कहने में कोई कसर नहीं रही है। 2 महीने पहले से इसका नोटिस दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक 26 नवंबर को किसान आ गए दिल्ली में, उन्हें पता नहीं था। 26 सितंबर को 2 महीना पहले दिल्ली से नोटिस दिया जा चुका था कि हम किसान आएंगे, 26 नवंबर को आएंगे और हमारी मांग ये है कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार को या तो सुना नहीं, वैसे हो सकता है दिल्ली में थोड़ा ऊंचा सुनते हो, दिल्ली वैसे पुरानी बीमारी है दिल्ली की, थोड़ा ऊंचा सुनती है। प्रदूषण ज्यादा है, सुनने में दिक्कत दिल्ली में रहती है, दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो कोई नहीं, आ गए लोग अपनी बात सुनाने के लिए। अब आने के बाद 8 दिन तक भी दिल्ली को अभी तक सुन नहीं रहा। पहले क्या कह रहे थे? पहली बार जब मीटिंग हुई उसके बाद सरकार ने प्रेस रिलीज निकाला, क्या कहते हुए? मंत्रियों ने किसानों को समझाया कि ये कानून उनके हक में है, यानी कि वो सुन नहीं रहे थे, समझा रहे थे। अभी तो समझाइश खत्म हुई। फिर उसके बाद जब पिछली बार कल मिलने गए तब उसमें सरकार ने लंबा चौड़ा अपना प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमें इससे मतलब क्या है, आपके कानून तो गलत है। तो कल की मीटिंग के आखिर में उन्होंने कहा अच्छा कानून, अच्छा कानूनों में बदलाव करना है, अच्छा ऐसा करते हम संशोधन कर लेते हैं। यानी कि 3 कानून शब्द सरकार के कान में कल गए, लेकिन अभी भी सरकार के कान में ये नहीं गया है कि कानूनों को खारिज। सिद्दीपेट टाउन में पेश आए दोहरे हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा कार के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में पेश आया, जिसमें हुजूराबाद जिले करीमनगर के राजी रेड्डी नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि कार में सवार उनकी बीवी और दूसरे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने पुलिस और आवाम की कसीर तादाद वहां पहुंची थी। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार डीसीएम वैन उन अफराद को रौंद डाली, जिसमें मजीद 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल हैं। इन तमाम को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने कोरोना के मुद्दे पर जुमे के रोज़ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर तफसील से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इस बारे में बीते दिनों में मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।